हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ऐसे अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का फिर से आपके ऑनलाइन चैनल प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों को पता है और ये वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उत्तराखंड में एलटी सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए, जो कि 1544 पद हैं कुल, उसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। और इसके लिए 22 मार्च से शुरुआत हो जाएगा। फॉर्म भरना अंतिम तारीख है 12 अप्रैल। और कुल और इसमें जो है यानी जो तारीख दी गई है वो लगभग जुलाई में हो सकती है, कि जुलाई माह में परीक्षा हो सकती है। तो और इसके लिए जो सिलेबस है वो है, सॉरी, इसके लिए जो पद हैं वो 1544 पद हैं। ठीक है। योग्यता वगैरह सभी चीज़ें पहली वाली वीडियो में आप लोगों को बता दी गई हैं। और अब हम सीधे चलते हैं कि इसके लिए जो सिलेबस है वो क्या होना चाहिए और आपको क्या क्या पढ़ना है, आप कैसे जो है इसको मतलब इसे अ, इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इसके सिलेबस में क्या है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को जानना ये जरूरी है कि जो परीक्षा है वो 100 अंकों की होगी, 2 घंटे में होगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकते हैं, वैसे ऑफलाइन की संभावना है, ऑनलाइन तो मुश्किल होगा थोड़ा सा। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले ये 2 पार्ट में पहले भी होती थी, पहले भी 2 पार्ट में होती थी। और उसमें जो होता था वो पहला वाला पार्ट शिक्षण अभिवृत्ति होता था 30 नंबर का, और 70 नंबर का आपका विषय का होता था। 70 नंबर में 28 नंबर जो होते थे वो आपके इंटरमीडिएट के होते थे। उसे अब समाप्त कर दिया गया है, इंटरमीडिएट वाला अब सब यानी व्यवस्था समाप्त हो गई है। ठीक है। तो अब आप लोग समझ लीजिए कि भाग यानी 2 भाग में बटा है। भाग 1 में शिक्षक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान, ये 50 अंक का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। और फिर इसके बाद ग्रेजुएशन स्तर के जो विषय है आपका, उससे 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये होगा। और क्लियर हो गया, यानी कि 100 अंक का होगा, 50-50 अंक में बटा रहेगा। अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें हमारे पहले वाले पोर्शन में क्या क्या है। इन्होंने एक प्रॉब्लम की है सिलेबस देने में। फर्स्ट पार्ट का जो सिलेबस है वो सिर्फ इंग्लिश में दिया है, इन्होंने हिंदी में नहीं दिया है। फिर भी जो है यानी कि आप लोगों को समझना है, और आप लोग जो है इनको ज़्यादा इजी रहा है, जबकि इसे हिंदी में देना चाहिए, इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए था। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान रहे, मैंने बता दिया था कल वाले यानी कि जो वीडियो है पहला वाला, उसमें बता दिया था कि इसमें यू टेट और सी टेट 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, बिना उसके क्वालिफाई हुए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आज मैं सिर्फ ध्यान आप लोगों को यानी कि वही करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के विषय में बताऊँगा। तो यूनिट फर्स्ट का सिलेबस खास करके उसमें है, इसमें एकेडमिक एप्टीट्यूड यानी सबके लिए कॉमन है, ये कई यूनिट में विभाजित है। ठीक है। तो इसे सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि ये जो हमारा शुरुआत है कि एजुकेशन एंड फिलासफी, रिलेशन बिटवीन एजुकेशनल एंड फिलासफी। देखिए, शिक्षा और दर्शन, और दर्शन और शिक्षा का संबंध, और साथ में नेचुरलिज्म, प्राग्मेटिस्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, एजुकेशनल थिंकर्स। ठीक है। और खास करके इसमें एजुकेशनल थिंकर दे दिया है। आपको रूसो भी पढ़ना है, प्लेटो भी पढ़ना है, अरस्तु पढ़ना है। ठीक है। यानी कि देवी और जो है ना अरविंदो, गांधी, विवेकानंद, टैगोर, और जो है इनकी गिज्जू भाई और सावित्री भाई फुले, इनको इनके आपको एजुकेशनल फिलासफी पढ़नी है। इनको पढ़ना नहीं विस्तार से, नहीं एजुकेशनल शैक्षिक यानी वो पढ़ना है इनका। ठीक है। और 21वीं शताब्दी में जो एजुकेशन के सामने समस्याएं हैं वो क्या हैं इसके अंतर्गत,
और जो शिक्षा है उसके स्रोत क्या हैं, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके साथ एक्सेलेंस इन एजुकेशन और है एक्युलाइजेशन एंड द मल्टी लैंग्वेलाइजेशन। ठीक है, इसमें जो है ना, यानी कि एजुकेशन में किस तरीके से हम जो एक्सेलेंसी है वो यानी कि प्राप्त कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी जो है 21वीं शताब्दी में यहाँ पर कैसे आ सकती है। इसके बाद है इसमें टीचर का रोल, ठीक है, क्या होना चाहिए, यानी उसी में से काफ़ी ज़्यादा लिया गया है। वो जो सिलेबस है जो आप लोगों ने पढ़ा है पहले, वो पूरा इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, साथ में ध्यान दीजिए, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का जो क्या है, जानते हैं आप लोग, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और उसमें संवैधानिक यानी कि फ्रीडम, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और फैटर्निटी, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि जो सार्वभौमिकीकरण है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन है, ये सब जो है ना, और आधुनिकीकरण है किसका, एजुकेशन का, ये सब आपको पढ़ना है। एजुकेशन और सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, और इसमें एजुकेशन क्या एक इन्वेस्टमेंट है, और किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट है उसके विषय में जानना जरूरी है। ठीक है, और इसके साथ साथ टीचर, स्कूल, फैमिली और कम्युनिटी, ठीक है, इनकी जो है जो वैल्यू एजुकेशन है, ठीक है, उसमें क्या रोल है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन में। क्लियर। इसके बाद है नंबर 2, इसमें आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसमें आता है पर्सनालिटी है, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस है, ठीक है, और इसके साथ है थियरीज, जैसे पालवल वगैरह की, यानी कि जो लर्निंग है, लर्निंग का मतलब है कि शिक्षा, तो अब जो है ना सीखना जिसको आप लोग बोलते हैं, वो सभी ये सब वही है जो आप लोगों ने पहले पढ़े हैं। स्किनर है, थॉर्नडाइक है, पियाजे है और पालवल है, इनका जो है ना, इनकी सिद्धांत इसके अंतर्गत है, और कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी दे दी हैं। रोल ऑफ टीचर इन मेंटेनिंग द गुड मेंटल हेल्थ, ठीक है, यानी कि गुड मेंटल हेल्थ जो उसका है एजुकेशन में क्या महत्व रखता है, और ये योगा के द्वारा जिसमें कि फिट इंडिया मूवमेंट चला है उसका क्या क्या योगदान है। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं जो नई हैं। टीचर एज ए काउंसलर और स्टेट मैनेजर, यानी कि टीचर की जो भूमिका है छात्र के प्रति, ठीक है, वो इसके अंतर्गत यानी दिया गया है यहाँ पर। और है CCE, ठीक है, एडजस्टमेंट एंड इट्स एरिया, केस स्टडी और ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, इनका उपयोग क्या है ये पहले से भी यानी है। इस बात है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूनिट 3 में आता है, यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, और सिस्टम एनालिसिस, ये आ गया। टीचिंग यानी शिक्षण कितने तरीके का होता है, क्या होता है, ये सभी इसी के अंतर्गत आया है, इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद जो टीचिंग एड है, जैसे OSP, ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज करना, ये इन्होंने नई चीज़ें दे दी हैं जब से क्या हुआ है, डिजिटलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि उनका जो अध्यापक है वो डिजिटली जो है वो ट्रेंड हो पहले से। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, टेली कॉन्फ्रेंस, ई लाइब्रेरी, ई लर्निंग, ब्लॉग्स, ये सब इसमें जो है ना यानी कि आना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का उसे यूज़ किया जाना यानी आना चाहिए, टीचिंग में क्या यूज है। ठीक है, और साथ में क्या चीज़ है, SSST, ठीक है, यानी कि उसे, बाकी तो सभी चीज़ें हैं, टीचिंग आना चाहिए, ठीक है, माइक्रो टीचिंग आना चाहिए सब, लेकिन सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, यानी कि बच्चे को किस प्रकार से सामाजिक बनाया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग भी उसे होनी चाहिए। इसके साथ ICT लेसन प्रिपरेशन में, यानी लेसन बनाने में ICT का यूज कैसे किया जाएगा, जैसे इसमें आता है ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग यानी कि प्रोग्रेस, ऑनलाइन असेसमेंट और एग्जामिनेशन, अपॉर्चुनिटी
और ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पर सब जगह आईसीटी का यूज कैसे होगा। अब इसमें दिया है क्लियर प्रिपरेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी कैसे बनाया जा सकता है, MOOCs, ई कंटेंट, ई असाइनमेंट, सोशल नेटवर्क, क्लास के लिए ई रिकॉर्ड, ओपन एजुकेशन रिसोर्स और यूज ऑफ वेब 2.0 टूल्स, यानी कि इनका उपयोग करना उसे आना चाहिए। आईसीटी टूल का उपयोग करना आना चाहिए, खास करके टीचिंग में, ठीक है। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, ऑडियो विजुअल, रोल ऑफ एडुसेट जो क्या है हमारा सेटेलाइट से उपग्रह, उसका यानी कि क्या रोल है, ज्ञान दर्शन, ये जो है यानी कि ज्ञान दर्शन, प्रज्ञाता यानी कि गाइडलाइनिंग फॉर द डिजिटल एजुकेशन, दीक्षा ये लर्निंग प्लेस लर्नर है, ठीक है। लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, एजुकेशन में जो यूज़ की जाएगी, स्कूल में जो यूज की जाएगी, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या है आना चाहिए। एक्शन रिसर्च पढ़ चुके हैं आप लोग, मेथड्स, स्किल, स्टैटिक एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, ये सब कुछ यानी कि ये यानी पहले से है। इसके बाद है यूनिट 4 में, यूनिट 4 में है एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड, ठीक है, डेलिंक्वेंट्स डिलिक्वेंट्स, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रेन। आप ध्यान दीजिएगा कि क्या चीज़, शिक्षा किसके लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, क्लियर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो आप लोगों ने पढ़ा है वो यही है इसमें, ठीक है। यानी कि SC ST माइनॉरिटीज़, कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकल डाइवर्स, यानी कि भाषाई जो वो हैं, यानी सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर क्या हैं जो अलग हैं वो, ट्रांसजेंडर गर्ल्स इन लड़कियों के लिए आदि। जेंडर इशू में यानी कि लिंग समानता, यानी कि लिंग जो है वो समस्या, इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जेंडर से संबंधित स्कूल में। उसके बाद गर्ल्स के एजुकेशन के विषय में उत्तराखंड में क्या प्रोविज़न है, एजुकेशनल प्रोविजंस, ठीक है, पेडागॉजिकल इन्वेंटेशन फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द डिसेबिलिटीज, वो आप जानते हैं कि जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए इसकी जो एजुकेशन है, ठीक है, वो किस प्रकार से उपलब्ध किया जाना चाहिए, ठीक है। इसमें किस प्रकार की, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि उनमें डिसेबिलिटी किस प्रकार की है, उन्हें कैसे दूर किया सकता है क्लासरूम में, करिकुलम में, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्हें किस प्रकार से ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि जो दिव्यांगजन हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही है, तो उससे जो है यानी कि इन यहाँ पर स्कूल में, करिकुलर में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लासरूम में, इन सभी जगहों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, ठीक है, फॉर एजुकेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप, ठीक है, इनके लिए उसमें क्या जो यानी कि है व्यवस्था, जो स्कूल छोड़ देते हैं उनके लिए जो यानी व्यवस्था क्या है वो यहाँ पर आपको पढ़नी है। यानी कुल मिलाकर यूनिट 4 जो है ना विशेष आवश्यकता वाले यानी कि वर्ग पर ध्यान देता है। यूनिट 5 के अंतर्गत आता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि विद्यालयी प्रबंधन, इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं, प्रिंसिपल के रोल, ये सब आप लोगों ने बीएड में जो पढ़ा है ना, अब बीएड वाला ही पूरा सिलेबस इन्होंने उठाकर यहाँ पर दे दिया है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये पोस्ट गार्ड वाला जो यानी है वो पूरा है। सुपरविजन और हर्डल, इनके सलूशन, समस्याएं जो आती हैं, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाता है। अब इसके बाद जो संस्थान है उनके कार्य क्या है, ठीक है, यूजीसी के कार्य क्या हैं,
एनसीटीई के कार्य क्या है, यानी इन्हें पढ़ना है आपको। पहले ये एलटी में नहीं था, अब ये यानी पहले ये लेक्चरार में था, अब इसमें आ गया है। आरसीआई के वर्ग क्या हैं, सीएबीई के क्या कार्य हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के क्या कार्य हैं, और एनसीईआरटी उसका संगठन किस प्रकार से है, और स्टेट एससीईआरटी के जो है ना क्या कार्य हैं, और उनके यानी कि कार्य केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग यानी डाइट क्या है, उनके क्या कार्य होते हैं, और फैसिलिटेट यानी एजुकेशन कैसे उपलब्ध की जा सकती है, समस्याएं क्या हैं, ठीक है, और एजुकेशनल ऑटोनॉमी शैक्षिक स्वायत्तता, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो कर्तव्य निर्धारण है, ठीक है, वो टीचर एब्सेंटीज, और जो टीचर की एब्सेंटी है, जो टीचर क्या होते हैं नौकरी मिलने के बाद फिर यानी पढ़ाते नहीं हैं, ये समस्याएं हैं, इनका कैसे जो है यानी समस्याएं क्या हैं ये, इनका कैसे जो है वो किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है इनको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है नेशनल पॉलिसीज आ गई हैं इसी के अंतर्गत, एनपीई 1968 का, और एनपीई 1986 का, जिसे हम क्या बोलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नवीन शिक्षा, रिवाइज एनईपी यह है 1992 का, और जो है 2005 का, 2023 का दोनों, और नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी यानी नवीनतम शिक्षा यानी वो 2020 का, और 2009 का, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड टीचर आप फॉर द टीचर्स एजुकेशन के लिए आई, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF, राइट टू एजुकेशन 2009, अच्छी तरह से ये आप लोग पढ़ चुके हैं, राइट ऑफ पर्सनल विद द डिसेबिलिटी, ठीक है, 2016, इनको पढ़ना है, इनके विषय में जानना है। इसके बाद है कुछ कमीशन है, मुदलियार कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, जस्टिस वर्मा कमीशन, सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, और समग्र शिक्षा जो है ना अभियान, और निष्ठा, ठीक है, ये इसके यानी कि आपके फर्स्ट पार्ट में थे। बहुत ब्रॉड सिलेबस दे दिया है, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा 50 क्वेश्चन करने के लिए। इसके बाद अभी तक इन्होंने नहीं दिया है कि इन 50 में से ये जो 2 सेक्शन दिए हैं इनके अंक कितने कितने होंगे, इसने पूरे सिलेबस में दिया ऐसा कुछ दिया नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है ना यानी कि यानी फर्स्ट बी पार्ट 1 का ही बी है, इसमें यूनिट 1 है, यूनिट 1 में रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग टेस्ट में नॉन वर्बल रीजनिंग है, जिसमें है सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर, क्लासिफिकेशन, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ द फिगर, ऑड फिगर एंड यानी कि फिगर मैट्रिक्स। ये जो है ये वही वाले हैं जो आप लोगों को डीएलएड में एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके बाद यूनिट सेकंड है वर्बल एबिलिटी, यानी ये चित्र वाली यानी वो है रीजनिंग है, और ये अब आता है आपका रीजनिंग जो किसके अंतर्गत आता है, वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, ऑड एंड वन मैन और यानी कि अल्फा वर्ण वर्ण यानी ABCD इनके कुछ जो है ना संगठन यानी ग्रुप बना दिए जाते हैं उनका है, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग यानी उसे क्या करना होता है, वहां पर दिया हुआ है कि यदि ये है तो ये कितना होगा, ठीक है, उसे कोडिंग डिकोडिंग के नाम जाना जाता है। वन में आठ नौ यानी कि इसमें 4 या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन्हें बोला जाएगा एक इनमें से कौन सा इनसे मेल नहीं खाता है, ठीक है, वो जो है जैसे AEI और इसे में दे दिया गया है AEI और S दे दिया गया, A दे दिया गया, तो ये अलग हो गया क्योंकि ये क्या है, ये सभी क्या हैं, ये तीनों के तीनों स्वर हैं, ये व्यंजन है, ठीक है। इसी तरह से दे दिया गया है 24, ठीक है, 26, 30, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया जाए यदि 39, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अलग होगा क्योंकि ये सभी सम संख्याएं, ये इसी को बोलते हैं वन मैन आउट आउट, ठीक है।
अब जैसे यानी कि उत्तराखंड दे दिया, उत्तर प्रदेश दे दिया जाए और बिहार दे दिया जाए, फिर दिल्ली दे दिया जाए, ठीक है। तो फिर दिल्ली क्या है, वो अलग है स्टेट, इसे वन मैन आउट बोलते हैं। फिर है सीरीज कंप्लीट टेस्ट, यानी कि उसमें ABCD भी हो सकता है, 1 2 3 की भी सीरीज हो सकती है। जैसे बोल देगा, यहाँ पर लिखा है 2 4 6, अब यहाँ पर आगे क्या होगा, यही सीरीज कंप्लीटर हो गया। फिर ऑर्डर अरेंजमेंट, यानी कि जो ऑर्डर है उसे किस तरह से अरेंजमेंट किया जा सकता है, यानी कि इधर उधर लिखे रहते हैं और उन्हें सही क्रम में लगाना। ऑर्डर अरेंजमेंट का है सही क्रम में लगाना। ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, वो उसकी नानी है, दादी है, वो उसका वो है, तो बताइए उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये आएगा ही। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ठीक है, यानी कि आयु से संबंधित जो योग्यताएं हैं वो आएगी, ठीक है। इसके बाद है जनरल नॉलेज, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा है। इसमें पहला है उत्तराखंड स्टेट के विषय में, ऐतिहासिक, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि और पूरा उत्तर प्रदेश का यानी उत्तराखंड का कम से कम राजनीतिक पृष्ठभूमि, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ का प्राचीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास झारखंड का, सॉरी उत्तराखंड का, माफ़ी चाहता हूँ। इसके बाद है इंडिया, भारत के विषय में, भारत के विषय में भी है, यानी कि भारत के राज्य और कुछ किताबें और उनकी लेखक, यानी प्रसिद्ध किताबें और उनके लेखक, और साइंटिफिक यानी कि कुछ वैज्ञानिक खोजें, सॉरी जो है उनको जो विज्ञान है या विज्ञान के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको जो उन्होंने नई नई खोजें की हैं वो, यानी कि नई वैज्ञानिक खोजें, और है जो प्रमुख अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है, पुरस्कार, तो इसमें भारत रत्न, और जैसे ये हमारे जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और यानी पद्म पुरस्कार जो हैं वो, एजुकेशन यानी शिक्षा, नेशनल सिंबल, ठीक है, यानी कि भारत के उत्तराखंड के राज्य चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, फेमस रिलीजियस प्लेसेस, यानी कि प्रमुख धार्मिक स्थल, ठीक है, प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, यानी प्रमुख खेल और उनसे संबंधित क्या शब्दावलियां, जैसे क्रिकेट है, इसमें यानी कि गुगली किससे संबंधित है, हॉकी है, ठीक है, तो इसमें स्टिक किससे संबंधित है, गोल किससे संबंधित है, तो ये जो है यानी कि खेल हैं और इनसे संबंधित टर्मिनोलॉजी। यही था हमारा सिलेबस फर्स्ट पेपर का, ठीक है। और जो है मैंने जैसा कि बता दिया कि सब्जेक्ट में फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो विषय हैं, ठीक है, विषयों में पहले इंटरमीडिएट का सिलेबस आता था, उसे हटा दिया गया है, और ख़ास करके हिंदी में हम देखें, हिंदी का सिलेबस देखें तो इसमें संस्कृत को हटा दिया गया है, संस्कृत को हटा दिया गया है, व्याकरण का भाग बढ़ा दिया गया है। संस्कृत तो इसके लिए योग्यता अनिवार्य है, लेकिन जो है यानी कि इसमें हमें जो पढ़ना है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इसमें यानी फर्स्ट पेपर समाप्त हो चुका है, और फर्स्ट पेपर के बाद जो है आपका हिंदी का भी मैं बता देता हूँ कि हिंदी में क्या आएगा, क्योंकि हिंदी में काफ़ी ज़्यादा यानी कि परिवर्तन किया गया है। इंटरमीडिएट का सब कुछ समाप्त कर दिया गया है, यहाँ से हटा दिया गया, 50 क्वेश्चन पूरे सिर्फ हिंदी से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें भाषा का भाग है, भाषा में हिंदी वर्णमाला, ये सभी यानी वर्णमाला इसी के अंतर्गत आएंगे, वर्तनी भी आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद शब्द रचना, यानी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद रचना की दृष्टि से भेद, यानी वाक्य शब्द जो है रचना की दृष्टि से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इतिहास, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, और व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और ये, और उसके बाद विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी वाक्यांशों के लिए शब्द, ये सब आएगा, ठीक है। वाक्य रचना की दृष्टि से सरल, संयुक्त और मिश्र, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह भी आएगा। इसके बाद आएगा भाषा और देवनागरी लिपि, उद्भव, विकास, बोलियां और देवनागरी लिपि और उसका विकास। इसके बाद है प्रयोजन मूलक हिंदी, ये 12th लेवल में है, ठीक है, इसलिए इन्होंने कंप्यूटर की इसमें नॉलेज होना चाहिए, इसलिए इसको इन्होंने इसमें सम्मिलित कर दिया है, ठीक है। पत्राचार,
हिंदी के विविध रूप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता और हिंदी में कंप्यूटिंग। अब इसके बाद साहित्य आता है। इसमें काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाएं और रचना काल। साहित्यिक विधाएं, सामान्य परिचय, साहित्यिक विधाओं में यानी सामान्य परिचय उसके अंतर्गत आता है। इसमें पद्य साहित्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य, गद्य साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, रिपोर्टाज, कथा, यात्रा साहित्य, डायरी और फीचर। ठीक है, इसके बाद है काव्यांग परिचय, रस। ठीक है, क्लियर अब दे दिया है कि क्या क्या पूछेगा वो। छंद क्लियर दे दिया है कौन कौन से छंदों को क्या करेगा वो पूछेगा। ठीक है, तो मात्रिक छंदों में पूछेगा, रस में तो सभी 9 छंद यानी है, यानी 11 छंद उसे पूछे जाना है, सॉरी 11 रस। इसमें दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, सवैया और वर्ब, वसंत, तिलका, उपेंद्र वज्जा, ठीक है, शिखरड़ी और मालिनी, सिर्फ ये जो है पूछे जाएंगे बस। अलंकारों में भी नाम दे दिया है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, विक्रोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, समासोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान। ठीक है, और शब्द शक्तियां, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इस बाद है हिंदी काव्य में आदिकाल और भक्तिकाल, क्लियर नाम दे दिया, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी और मीरा। रीतिकाल में केशव, बिहारी, भूषण और घनानंद। काव्य आधुनिक में भारतेंदु युग से छायावाद तक क्लियर दिया हुआ है सबका। भारतेंदु, हरिश्चंद्र और हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, चंद्रगौर बरतवाल, जयशंकर प्रसाद, पंत और निराला और महादेव वर्मा। छायावादोत्तर हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, लीलाधर जुगुड़ी, मंगलेश डबराल, वीरेन डंगवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय और केदारनाथ अग्रवाल। ये सब जो है वो एनसीईआरटी वाले दिए। हिंदी गद्य कथा साहित्य में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इलाचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, मोहन राकेश, शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, कृष्णा सोबती, मनोहर श्याम जोशी, फणेश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमबदा, वल्लभ डोभाल, सुभाष पंत और निर्भर वल्लभा। ठीक है, नाट्य साहित्य में इसी तरह से, यानी नाट्य साहित्य, कथेतर साहित्य में निबंध, ठीक है, रेखा चित्र। अब इसमें एक जो नई चीज डाली गई है वो है जनपदी भाषा साहित्य। ठीक है, इसमें आता है उत्तराखंड की भाषाएं एवं उसके लोक साहित्य का परिचय। तोता कृष्ण गैरोला, ताला दत्त गैरोला, जीवनानंद श्रियाल, अबोध बंधु बहुगुणा, मोहनलाल नेगी, महावीर प्रसाद गैरोला, गोरदा, शेरदा अनपढ़ और चारूचंद्र पांडे और देवकी मेहरा और चंद्रलाल वर्मा। ठीक है, ये आपको अतिरिक्त पढ़ने। ठीक है, और जो अलग अलग सब्जेक्ट वाले हैं, यदि कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइएगा। आप लोगों का भी सिलेबस का मैं यानी कि बना दूंगा, और हर एक सिलेबस वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इंटरमीडिएट का जो अवसर था, इंटरमीडिएट वाला समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो जो है अब आप लोगों को सिर्फ ग्रेजुएशन वाला पढ़ना है, और ग्रेजुएशन में भी क्लियर सब सब्जेक्ट में दे दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो आप लोगों को यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करिए, मेहनत कीजिए, और आप लोगों को यदि ठीक यानी कि यानी सपोर्ट रहा तो मैं आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। फर्स्ट वाला पेपर आप लोगों को अच्छी तरीके से करवा दूंगा। तो आप लोग जो है यदि चाहते हैं कि ऑनलाइन ही करवा दूंगा मैं, तो ऑनलाइन यानी कि आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँ, और प्रोवाइड करवाने का मतलब है फ्री ऑफ कास्ट, ऐसा नहीं कि आपको पैसा चाहिए। ठीक है, वो करवा दूंगा, लेकिन हाँ ये है कि कम से कम 50 और 100 बच्चे हों तब तो ठीक भी रहेगा, जिससे कि आप लोगों का भी कुछ वो हो, और यानी कि आप लोगों को क्वालिटी पूरी मिलेगी। ठीक है, तो क्योंकि बीएड तो जो लोग हैं जिन्होंने पढ़ा है वही वाला पूरा सिलेबस। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना यानी कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।